एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। हम कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इस चैप्टर की ये हमारी 3rd वीडियो है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहले हम ये जान लेते हैं कि नेचुरल साइंस होती क्या है। तो नेचुरल साइंस जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो नेचुरल साइंस जो है साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड से। अब नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड से क्या मतलब है? नेचुरल यानी कि अब हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है इसमें जो कुछ भी घटना हो रही है, जैसे कि अगर कोई वोल्केनो फट रहा है या फिर कहीं पे जैसे कोरोना वायरस की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आउटर स्पेस में क्या घटनाएं घट रही हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन की वजह से जो जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब किसके अंडर स्टडी की जाती हैं? नेचुरल साइंस के अंडर स्टडी की जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड का एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस की। तो ऐसा क्यों कहा जाता है दैट साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो वर्क एज अ नेचुरल साइंस? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी की अर्ली रूट्स की, मतलब रूट्स तो अगर हम बात करें तो वो फ़िलॉसफी से पाए जाते हैं। तो अर्ली इनिशियल लेवल स्टेज की अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी की तो फ़िलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। और फ़िलॉसफी में भी एक फ़िलॉसफर हुआ करते थे जिनका नाम था, तो एक फ़िलासफ़र थे, बहुत फेमस फ़िलासफ़र थे, रेने डिस्कार्टस। इनको फादर ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। इनके विचारों से अर्ली जो इनिशियल फ़िलासफ़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था उस कॉन्सेप्ट का नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज़्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज़्म में रेने क्या बोलते थे? रेने का कहना था कि इंसान का जो व्यवहार है अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको 2 कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 2 कॉन्टेक्स्ट में होता है। कौन कौन सा? तो उन्होंने कहा था कि ये 2 तरीके से आप किसी भी इंसान के बिहेवियर को अगर आप स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला उसके फिज़िकल रेल्म का, जिसमें आता है उसका क्या? एनवायरनमेंट। ठीक है, जो कि आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और दूसरा है मेंटल रेल्म, जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, जो कि उसके एनवायरनमेंट से बियॉन्ड है, मीन्स उसका मन, आत्मा और ये सब। ठीक है, तो ये बात कही थी रेने डिस्कार्टस ने। तो हमारी जो अगर हम बात करें फ़िलॉसफी की, तो जो उसका अर्ली स्टेज जो थी, जो इनिशियल स्टेज थी फ़िलॉसफी की एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनने के तौर पर, तो वो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी रेने डिस्कार्टस के विचारों से। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे साइकोलॉजी में फ़िज़िक्स का इस्तेमाल किया गया। फ़िज़िक्स के काफ़ी सारे टेक्निक्स का, मेथड्स का इस्तेमाल किया गया साइकोलॉजी के रिज़ल्ट को और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, उसके रिज़ल्ट को और ज़्यादा वैलिड बनाने के लिए, और ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए। तो उसके कारण क्या हुआ, जो साइकोलॉजी है उसमें फ़िज़िक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई, काफ़ी टेक्निक्स में यूज़ हुई। और इसमें से एक फेमस जो अप्रोच है जिसका साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, फ़िज़िक्स की ही एक फेमस अप्रोच है जिसका साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, वो है, उस अप्रोच का नाम है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो कि इजी होता है क्योंकि डायग्राम्स इजीली हम समझ पाते हैं हमारे माइंड में। तो बनाते हैं इसका डायग्राम। थेटिको डिडक्टिव मॉडल, ये क्या मॉडल बात करता है? ये कहता है कि अगर कोई भी बात आप कह रहे हैं, ठीक है, कोई भी थ्योरी दी गई है तो ऐसी ही तो उसे सब लोग नहीं मान लेते। ठीक है, क्योंकि ये फिज़िक्स है और क्योंकि ये साइंस है तो इस चीज़ को प्रूव करना होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि थ्योरी, सबसे पहले एक थ्योरी प्रपोज की जाती है। थ्योरी क्या है? ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है किसी भी घटना के घटने के पीछे रीज़न को लेकर। ठीक है, कि अगर कोई घटना घटी है तो क्यों घटी है, क्या कारण है, तो इन सब की को लेकर एक जो स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं, उनको हम थ्योरी बोलते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल क्या कहता है कि सबसे पहले चलो आपने थ्योरी बना ली, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, उस थ्योरी की बेसिस पर बनाई जाती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि उस थ्योरी पे अब क्या है, एक्सप्लेनेशन आप ढूंढना, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई जैसे सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो ये एक आपने स्टेटमेंट दी, एक थ्योरी बनाई है। तो अब उस पर क्या बनेगी, हाइपोथेसिस बनेगी। हाइपोथेसिस जो ये बात करेगी कि ये चीज़ बोली गई है ये क्या कितनी सही है या इसमें क्या गलत है तो उसको डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाई हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है कि हाइपोथेसिस बनाने के बाद अब उस पर की जाएगी रिसर्च यानी कि एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब रिसर्च आप करोगे तो कुछ चीज़ें आपको इसमें सही मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि इसमें बात नहीं करी, ये भी ऐड होना चाहिए था, कुछ चीज़ें लगेंगी कि भाई ये गलत है, ये इसमें इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, कुछ साबित इसका आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, तो ये बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी बना ली, हाइपोथेसिस हो गया, उस पर रिसर्च हो गई और फिर उसके बाद रिसर्च का जो भी डाटा आएगा अब उस पर होगी फिर ऑब्जर्वेशन। जो भी आपने डाटा बनाया है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये हर कॉन्टेक्स्ट में सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। और जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे, आप सेटिस्फाइड हैं, सब उस पर अग्री हैं, देन उसके बाद अगर जो आपने इनिशियली जो थ्योरी अपनी प्रपोज्ड की थी, अगर वो डाटा ऑब्जर्वेशन आपकी उस थ्योरी से सेम एज इट इज़ मैच करती है तो वेल एंड गुड, आपकी थ्योरी जो है वो एक फुल जिसे कहते हैं पूरी तरीके से स्वीकृत थ्योरी बन चुकी है। बट अगर उसमें और आपके ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है तो थ्योरी मॉडिफाई करके फिर उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से थ्योरी का इस्तेमाल, एक थ्योरी जो है वो बनती है। ये एक पूरा सिस्टमैटिक मैकेनिकल वे है थ्योरी के फॉर्मेशन का। अब इसी अप्रोच का इस्तेमाल साइकोलॉजी में भी किया गया है। थ्योरी ऑफ लर्निंग की अगर बात करूँ मैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करूं या फिर थ्योरी ऑफ परसेप्शन की बात करूं, तो ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं, चाहे वो थ्योरी ऑफ लर्निंग हो, थ्योरी ऑफ मेमोरी हो, थ्योरी ऑफ परसेप्शन हो, और भी बहुत सारी जो थ्योरीज़ हैं वो सभी किस मॉडल को ध्यान में रख के बनाई गई है, इस मॉडल को ध्यान में रख के बनाई गई है, इस अप्रोच को इस्तेमाल करके बनाई गई है। तो इस तरीके से हम बोल भी सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो अ नेचुरल साइंस। क्यों? क्योंकि इसने नेचुरल साइंस के तरीके से ही फिज़िक्स की एक अप्रोच का इस्तेमाल किया है अपनी थ्योरी को बनाने में। इसके अलावा साइकोलॉजी में एक और अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है इवोल्यूशनरी अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल मोस्टली किस में किया जाता है? बायोलॉजी में किया जाता है। कैसे किया जाता है, इस अप्रोच से मेरा मतलब क्या है? अब जैसे कि हम बात करते हैं इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन क्या है? एडेप्टेशन है। अब हमारी सराउंडिंग्स के साथ हमारे एडेप्टेशन को हम इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में इस अप्रोच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजी जो है वो क्या है? इट स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स की बात करती है। तो लिविंग सेल्स का आज का जो, अगर मैं एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की ले लूँ, तो आज हमारा जो कुछ भी फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जो कुछ भी आज हम हैं, बॉडी की अगर मैं बात करूं, फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या है? वो एक इवोल्यूशन का ही एक रिज़ल्ट है। सेंचुरी से एक इवोल्यूशन होता आया है, उसके रिज़ल्ट के तौर पर आज हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो हम दिखते हैं, वो उसका एक हिस्सा है। जैसे कि अगर हम बात करें, कहा जाता था कि जो इंसान है वो बंदरों से बना है, उसका जन्म बंदरों से हुआ है। तो पहले क्या होता था? बंदर जो होते थे वो 4 पैरों पर चलते थे, तो उन्हें पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए क्या उनके पास थी? टेल थी। वो अपनी टेल का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे बंदरों ने क्या करा? 2 पैर पे चलना शुरू कर दिया। तो अब उनके 2 हाथ फ्री हो गए सामानों को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो टेल का इस्तेमाल जो है, टेल का यूज़ जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया, और जिसकी वजह से आज हमारी टेल नहीं है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक एवोल्यूशन है, एक अडेप्टेशन है। हमने अपनी आसपास की सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को देखते देखते अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ठीक है। तो वही टेक्निक का इस्तेमाल, वही अप्रोच का इस्तेमाल फ़िलासफ़ी में भी किया है काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज़ को प्रूव करने के लिए या अपनी थ्योरीज़ को बनाने के लिए। जैसे कि एक बहुत अगर हम बात करें एग्रेशन की, अटैचमेंट की, तो ये सब भी क्या है, इवोल्यूशनरी अप्रोच के को यूज़ करके बनाई गई थ्योरीज़ ही हैं। क्योंकि एग्रेशन क्या है या फिर अडेप्टेशन क्या है, वो एक एग्रेशन और अटैचमेंट क्या है, एक तरीके का अडेप्टेशन है। होता है ना कि कई बार हम किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो पहले बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला था, लेकिन अब कई सालों बाद हम उससे मिलते हैं तो देखते हैं वो काफ़ी चिड़चिड़ा है, काफ़ी अग्रेसिव है। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है? तो हो सकता है कि उसका एनवायरनमेंट आसपास का ऐसा रहा हो कि उसने वो चीज़ अडेप्ट कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल साइंस की तरह साइकोलॉजी में भी काफ़ी सारी जो साइंटिफिक अप्रोच का है उसका इस्तेमाल किया गया है अपनी थ्योरीज़ को बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस की। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली साइकोलॉजी को क्या है, सोशल साइंस के अंडर कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, और बिहेवियर जो है वो एक सोशल नॉर्म है, उसका संबंध समाज से है, कल्चर से है। तो इसीलिए साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, सोशल साइंस का ही एक हिस्सा भी कहा जाता है। अब सोशल साइंस क्या कहती है कि ह्यूमन जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी है तो ह्यूमन जो है ना सिर्फ वो अपने सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, बल्कि वो अपने सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट का निर्माण भी करता है, ठीक है। अब साइकोलॉजी में अगर आपको किसी भी इंसान के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, उसकी स्टडी करनी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट यानी कि उसकी सोसाइटी के बारे में, उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में जानना आपको पहले बहुत ज़रूरी है, वरना आप उसके बिहेवियर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब इसी के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई है रंजिता और शबनम की। तो अगर आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रंजिता और जो शबनम है दोनों की दोनों सेम विलेज से बिलोंग करती हैं, सेम क्लास में हैं, लेकिन स्टिल उनकी जो पर्सनालिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। रंजिता जो है वो जहाँ एक तरफ काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, एथलीट है, लोगों से मिलना काफ़ी पसंद करती है, काफ़ी फ्रेंडली है नेचर में, जबकि शबनम जो है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, आर्टिस्ट है, लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करती है। तो ये जो दो डिफरेंट पर्सनालिटी हैं आपकी जो स्टोरी में दिखाई गई हैं, ये दो डिफरेंट पर्सनालिटी हमें क्या दिखाती हैं कि उनका जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसका रिज़ल्ट उनकी डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। तो इसीलिए साइकोलॉजी को एज अ सोशल साइंस भी कहा जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। थैंक यू।